वक्फ बिल को लेकर लगातार विवाद बना हुआ है। इस मामले पर सरकार विपक्ष आमने सामने है। संसद में कल वक्फ संशोधन बिल पेश किया जाएगा। बताया जा रहा है कि बिल पर 8 घंटे तक चर्चा होगी। विपक्षी दलों के सदस्यों का आरोप है कि सरकार विपक्ष से जुड़े मुद्दों को लेकर गंभीर नहीं है। कांग्रेस, एसपी, टीएमसी, लेफ्ट, एआईएमआईएम जैसे तमाम विपक्षी दल इसके विरोध में है। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी एआईएमपीएलबी ने देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। उसका कहना है कि नया कानून मुस्लिमों के खिलाफ है। संसद में विपक्षी दल वक्फ बिल के खिलाफ एकजुट है। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता तो यहां तक कह रहे हैं कि अगर जेडीयू, टीडीपी, चिराग पासवान और जयंत चौधरी जैसे एनडीए के सहयोगी इसका समर्थन करते हैं तो मुसलमान उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। हालांकि वक्फ बिल पर जेडीयू और टीडीपी के सुझाव को सरकार ने मान लिया है, लिहाजा दोनों पार्टियां बिल का समर्थन करेंगी। अब सवाल है कि आखिर ओवैसी जैसे कुछ नेता वक्फ बिल के विरोध में क्यों हैं? वक्फ बिल पर सियासत क्यों? दो टूक में करेंगे चर्चा। पहले सुनते हैं बयान। जो लोगों ने काली पट्टी बांधी है उन लोगों ने भी, जो नहीं बांध पाए सभी लोग इस वक्फ बिल के मुखालफत में हैं, क्योंकि ये बिल हमारे हकों को, हमारे 40 करोड़ मुस्लिम समाज के लोगों को हकों को छीनने का है। तो इसलिए हम मजबूती के साथ इस बिल के विरोध करेंगे। अब मैं पार्लियामेंट चले जाऊँगा, कल से सेशन शुरू होगा, तो वहाँ भी मजबूती के साथ में इस बिल का विरोध अपनी पार्टी के साथ में करूँगा। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, मेंबर, संबंधित अधिकारियों ने करप्शन कर डाला, करोड़ों की जमीनों को रेवड़ियों के भाव बेच डाला। इसलिए इन तमाम करप्शनों पर लगाम लगना चाहिए और हमारे बुजुर्गों ने जिस मकसद के लिए जमीनें वक्फ की थी उस खैर के मकसद में और अच्छे काम में उस काम को होना चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूं कि वक्फ संशोधन बिल पार्लियामेंट में पास किया जाए। देखिए, इसमें आप एक चीज समझना होगा, ये वक्फ का विरोध करने वाला कौन लोग है? जो कुछ लोग ताकतवर हैं, वक्फ के प्रॉपर्टी को कब्जा करके रखा हुआ है, वो लोग मिसगाइड कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। क्रिटिसिज्म करने का राइट है सबका, लेकिन क्रिटिसिज्म कोई तर्क पे तो होना चाहिए। अगर वक्फ कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो गैर संवैधानिक है, तो इतने दशकों तक ये कानून तो चल रहा था, तो उनके बनाए हुए कानून संवैधानिक है और हम कानून लेगा तो वो जो गैर संवैधानिक हो गया। पिछले कुछ दिनों में जो बयानात देखने में आए हैं कि लोगों को ये जज्बाती तकरीर करके, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास जिस तरह के फैसले लिए अगर हम देखें, उससे कहीं ना कहीं जो परिणाम भारतीय जनता पार्टी चाहती थी वो नहीं आए। भारतीय जनता पार्टी का हर फैसला वोट के लिए, अपने लोगों को खुश करने के लिए। ये वक्फ बिल के खिलाफ समाजवादी पार्टी है, पहले भी थी, आगे भी रहेगी। गवर्नमेंट, एनडीए की गवर्नमेंट, जिसको चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी सपोर्ट कर रहे हैं, ये वक्फ बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये वक्फ बिल आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, 26, 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये वक्फ बिल नहीं है, बल्कि ये वक्फ बर्बाद बिल है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने लोगों को प्रवोक करने की कोशिश किया। कल 1 महीने के रोजे के बाद, उपवास के बाद, पवित्र उनका प्रेयर था, नमाज थी, उसमें काली पट्टी बांधने का आह्वान किया। अलविदा की जो जुमे की नमाज थी उसमें कहा, तो इससे साफ है सियासत कर रही। कल मस्जिद या ईदगाह इबादत गाह है कि सियासत गाह है? मतलब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस रमज़ान के महीने में भी झूठ बोल करके केवल सियासत करती रही, इबादत नहीं करने दिया। ये सरकार अपनी नाकामियों को, अपनी जो इनके बड़े बड़े वादे थे उसको ये पूरा कर नहीं पाए, तो ये तमाम ऐसे बिल ला रहे हैं जिससे कि देश का माइंड डाइवर्ट हो और वो जो अपने ये एजेंडा है इनका, उस एजेंडे पर सेट करना चाहते हैं। देश की जनता आज जो आपने वादा किया था इस देश से, 2 करोड़ लोगों को नौकरी देना, 15 लाख रुपया यूं ही अकाउंट में आ जाएगा, इस सारी चीज़ों को दबाने के लिए, सारी चीज़ों को डाइवर्ट करने के लिए ये तरह तरह के बिल, तरह तरह के नियम कानून लाना चाहते हैं। ये सरकार अपनी नाकामियों को, अपनी जो इनके बड़े बड़े वादे थे उसको ये पूरा कर नहीं पाए, तो ये तमाम ऐसे बिल ला रहे हैं जिससे कि देश का माइंड डाइवर्ट हो
और वो जो अपने ये एजेंडा है इनका, उस एजेंडे पर सेट करना चाहते हैं। देश की जनता आज जो आपने वादा किया था इस देश से, 2 करोड़ लोगों को नौकरी देना, 15 लाख रुपया यूं ही अकाउंट में आ जाएगा, इस सारी चीज़ों को दबाने के लिए, सारी चीज़ों को डाइवर्ट करने के लिए ये तरह तरह के बिल, तरह तरह के नियम कानून लाना चाहते हैं। और ऐसे में बड़े सवाल, नीतीश नायडू ने नहीं किया अखिलेश, चिंता में कांग्रेस और वैसी अखिलेश। वक्त बिल की राह हुई आसान, वोट बैंक के लिए विपक्ष परेशान। बिल पर मचा है बवाल, मुस्लिमों में किसने फैलाया भ्रमचाल। वक्त पर सरकार का दाम, सियासी गलियारे में तनाव, संसद में आंकड़ों का खेल, विपक्ष की सियासत होगी फेल। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा। ओपी सिंह जी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़े हैं। साथ ही साथ डॉक्टर केबी त्रिपाठी जी, प्रवक्ता कांग्रेस, नितेंद्र यादव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, पीयूष मिश्रा जी, प्रवक्ता एसबीएसपी जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। दो टूक में ओपी सिंह जी, बार बार ये कहा गया कि नीतीश नायडू या फिर जैन हम पार्टी वो साथ आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि मुसलमानों के विरोधी वो भी हैं। ये एक तरीके से लगातार चीजें कही जा रही है। सबने देखा कि ईद के मौके पर, ठीक है, आवाज नहीं आ रही है, मैं एक बार फिर कनेक्ट करवाने की कोशिश करूंगा। नितेंद्र यादव जी, आवाज आ रही है आपको? जी यार, साथ तो आ गए नीतीश भी और नायडू भी। नितेंद्र यादव जी, इस संशोधन के लिए साथ तो आ गए नीतीश भी और नायडू भी, यानी कि अब ये संशोधन होकर रहेगा। देखिए, बहुत सारी चीज जो गैर संवैधानिक है, लेकिन इस सरकार ने किया, कोई बात नहीं। इस सरकार है, हर पार्टी एक विचारधारा पे काम करती है और जो उनकी विचारधारा है उस पर वो काम कर रहे हैं। उनकी विचारधारा सीधे सीधे देश का सामाजिक सौहार्द बिगाड़ना। नहीं, हमें समझाते चलिए कि ये गैर संवैधानिक कैसे है। गैर संवैधानिक इसलिए कि संविधान का जो अनुच्छेद 14 है, ये सीधे सीधे उसका वायलेशन है। ये सरकार संविधान को ना मानने वाली सरकार है। दूसरा, जिस तरीके से मैसेज दिया जा रहा है, मैसेज ये दिया जा रहा है कि गरीब मुसलमानों की जो जमीन है, संविधान की जो वक्फ की जमीन है, जो गरीब मुसलमानों के जन कल्याण के लिए होती है, उस पर कुछ माफिया लोगों का कब्जा है और इसको छुड़ा करके और आम गरीब मुसलमानों में बांटी जाएगी। ये उसी तरीके का जुमला है जैसे माननीय देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम सरकार में आएंगे तो देश में जितने तमाम काला बाजारियों का पैसा विदेशों में पड़ा है और उस पैसे को देश में लाएंगे और सबके खाते में 15-15 लाख रुपए दे देंगे। ये ठीक उसी तरीके का एक जुमला लेकर के सरकार आई है और निश्चित रूप से जो वक्त की जमीनें हैं उस पर सरकार की नीयत खराब है और उस पर अपने तमाम पूंजीपति मित्रों को, जैसा कि कश्मीर में किया, कि धारा 370 हटाने के बाद ये था कि वहां पर आम आदमी जाएगा और बस जाएगा, कश्मीरी पंडितों का पुनर्स्थापना होगी, लेकिन किसी की वहां पर घर वापसी नहीं हुई। कुछ मित्रों को वहां पर बेहद जमीनें दे दी गई और वहां से लिथियम निकाल करके जबरदस्त कारोबार हो रहा है। डॉक्टर केबी त्रिपाठी जी, मैं समझ गया। डॉक्टर केबी त्रिपाठी जी, 95 में संशोधन होता है तब सब कुछ बेहतर है, फिर जाते जाते संशोधन हो जाता है, आप लोग जाते हैं तो उस वक्त भी संशोधन होता है तो भी बेहतर होता है। अगर ये सरकार एनडीए की है, बीजेपी की है, इसमें कोई संशोधन होता है तो ये संविधान के खिलाफ कैसे हो गया? बहुत सही प्रश्न पूछा है आपने, बिल्कुल सही प्रश्न आपने पूछा है। अगर जो संसदीय प्रक्रिया के अनुसार कुछ भी होता है तो वो सही है, लेकिन अगर जो संसदीय प्रक्रिया का उल्लंघन होता है तो वो गैर संवैधानिक है, वो गैर संसदीय प्रक्रिया है। अगर जो जेपीसी गठित की गई है और जेपीसी में जो विचार रखे गए हैं उनको दरकिनार करके जेसीपी की मनगढ़ंत रिपोर्ट पेश कर दी जाएगी पार्लियामेंट में, तो तकलीफ तो होगी। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में ऐसा तो नहीं हो सकता कि हमने जो जेपीसी में कहा है वो गायब कर दिया जाए और आप मनमानी रिपोर्ट बना के लाके पेश कर दे पार्लियामेंट के सामने। हाउस में आप अगर जो झूठ बोल रहे हैं
कितनी बार ये बात हुई कि हम स्पीकर से कहते हैं कि आप माइक बंद करते हैं, वो बताते हैं हमारे पास कोई बटन नहीं, बाद में खुद बताते हैं नहीं हमने बंद करा दिया, हमने चालू करा दिया। हर हाउस में इस तरह की स्थिति बना दी है कि जहां लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है, तो फिर जेपीसी बनाने की जरूरत क्या थी? आप कहिए तानाशाही है। मोदी जी चाहेंगे तो मंदिरों की जमीन हड़प लेंगे। आप देखिए कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण होने का जो दावा कर रहे हैं, उसके पीछे कितने बड़े घोटाले हुए, उसमें क्या हुआ? यही आपको वक्फ की जमीनों के साथ करना है, यही कल गुरुद्वारे की जमीन के साथ करना है, जैन मंदिरों के साथ करना है। आप लोकतंत्र का गला घोंट रहे हैं, संवैधानिक प्रक्रिया का गला घोंट रहे हैं, और आपको शर्म भी नहीं आती। विपक्ष को आप दोष दे रहे हैं। आपका प्रश्न बिल्कुल सही है कि जब भी हमने कोई परिवर्तन किया तो संसदीय प्रक्रिया का पालन करते हुए किया। अगर जो जेपीसी रिपोर्ट मेरा कहना है कि 95 में भी जब आपने संशोधन किया, आपकी सरकार रही उस टाइम, और जब 13 में भी रही, तो जेपीसी, ये मैटर जेपीसी के पास गया था, वहां से सबकी आम सहमति बनी और फिर इसमें संशोधन हुआ। देखिए, अगर जो जेपीसी बनी है तो जेपीसी की आपको माननी पड़ेगी। जेपीसी सरकार ने गठित की है ना। जेपीसी में विपक्षी सांसद हैं कि आप उनकी आवाज नहीं सुनेंगे, उनकी बात नहीं सुनेंगे? अगर जो आपको पहले ही यह तय था कि अपनी मनमानी करनी है तो हालांकि कल तो पूरा देश देखेगा जिस तरीके से 8 घंटे की चर्चा, आप लोग कह रहे हैं नहीं 12 घंटे इस पर चर्चा होनी चाहिए। ओपी सिंह जी, संविधान का गला घोटकर ये संशोधन हो रहा है, विपक्ष का ये आरोप है। पहले ये कह रहे थे कि नीतीश ना आए, नायडू ना आए, बाकी सहयोगी ना आए जो एनडीए के हैं, लेकिन अब साथ आ गए हैं तो यही कह रहे हैं कि संविधान का गला घोटा जा रहा है। राहुल जी, वक्फ बोर्ड के संबंध में जो बिल प्रस्तुत होने वाला, उस पर विपक्ष जो तर्क दे रहा है, जो बोल रहा है मुस्लिम तुष्टिकरण के तहत, उसको जनता बड़ी ध्यान से सुन रही है। उनका कहना है कि जेपीसी में उनकी तरफ से कोई सुनवाई नहीं हुई है। 1995 में इन्होंने किया संवैधानिक, 2013 में मालूम है कितनी सदस्यीय कमेटी थी? 13 सदस्यीय कमेटी थी। आनंद फानंद में इन्होंने 2013 में संशोधन कर दिया, और संशोधन में किया क्या? 2 चीजें किया। एक तो वक्फ बोर्ड को असीमित अधिकार दिया, दूसरा उन्होंने ये किया कि 123 बेशकीमती संपत्तियों को दे दिया, वक्फ बोर्ड के हवाले कर दिया। ये संवैधानिक है, और हम संशोधन कर रहे हैं असंवैधानिक है। नहीं, उनका कहना है कि जेपीसी का गठन क्यों किया गया? तब फिर आप लोग अपनी मनमानी कर लेते, अपने हिसाब से लाते, संशोधन करते, बिल को पटल पर लगते, लोकसभा से राज्यसभा, फिर कानून राष्ट्रपति के पास जाकर। एक सेकंड, यह जो राहुल जी ये बिल लाया गया संवैधानिक तरीके से लाया गया, उसमें कांग्रेस भी है, सपा भी है, वामपंथी भी है। नहीं तो उनका देखिए, उनकी आपत्ति केवल जेपीएससी को लेकर है, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी जो है उससे लेकर है कि उसमें उनकी बातें नहीं सुनी गई, अपनी मनमानी की जा रही है। तो बात सुनते तो 2006 में इन्होंने सबसे कमेटी बनाई, उसकी रिपोर्ट देख लीजिए। उस रिपोर्ट में है कि वक्फ बोर्ड की 80% संपत्तियां भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गई। हम ये कहते हैं कि अगर आपको नागवार लगता है, संसद बना है ना, आप उसमें अपना तर्क रखिए, आप उसमें बहस करिए। संसद के बाहर आपको जाना है, कोर्ट जाइए, उसके लिए भी अधिकार आपको। उससे भी नहीं समझ में आती है तो लोकतांत्रिक तरीके से धरना दीजिए, आपके पास तो ऑप्शन है। लेकिन इन्होंने वक्फ बोर्ड को जो अधिकार दिया, उसमें वादी भी नहीं, प्रतिवादी भी नहीं। क्या है? आपकी जमीन हमने ले लिया, वो सब पता है। अब आप साबित करो कि ये जमीन तुम्हारी है। एक बात और बता दूं, रेलवे और सेना के बाद इस देश नहीं, वो सब कुछ ये शुरू से चर्चा हो रही है। लेकिन पीयूष मिश्रा जी, ठीक है, पीयूष मिश्रा जी, सवाल इस बात को लेकर, हमें लगता है किसी और धर्म से जुड़ा ये मामला होता तो इतनी चर्चा ना होती। ये एक समुदाय विशेष से जुड़ा मामला, इसीलिए चर्चा हो रही है, इसीलिए चिंता विपक्ष की भी है। राहुल जी देखिए, इसके पहले आवाज आ रही है मेरी? राहुल जी हाँ आ रही। देखिए राहुल जी, इसके पहले एक बार नरसिम्हा राव जी के जमाने में और दूसरी बार मनमोहन सिंह जी के जमाने में ये जो वक्फ बिल है, जो जिसमें परिवर्तन कल होगा ही, उसमें अमूल चूक परिवर्तन हुए, मतलब नीचे से लेकर ऊपर तक परिवर्तन किया गया। तब किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, वो भी संवैधानिक तरीके से ही हुआ होगा, जाहिर सी बात है।
अब अगर तीसरी बार इसमें, आपको पता होगा राहुल जी कि भारतीय संविधान में 13 बार परिवर्तन हो चुके हैं, 13 बार संशोधन हुए हैं। और रही इनके वक्त की बात, तो इसमें 2 बार तो ये ऑलरेडी खुद कर ही चुके हैं, जिनमें इन्होंने असीमित पावर नहीं, उनका देखिए विपक्ष का कहना है, विपक्ष नहीं सोचिए, एक मिनट नहीं, मेरी बात तो सुन लीजिए, उनको इससे दिक्कत नहीं है, विपक्ष को संशोधन से दिक्कत नहीं है। विपक्ष का कहना है कि जो आपने जेपीसी बनाई ना, उसमें उनकी सुनी नहीं गई, कम से कम उनके तथ्यों को रख लेते, क्योंकि अब जो बात आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि जो एनडीए के साथी उनको सुझाव को माना गया, तो वैसे उनके भी सुझाव थे। 53 बार जेपीसी की बैठकें हुई हैं। लास्ट जो एक बार लखनऊ में भी हुई थी, आपको अच्छे से याद होगा, जिसमें पानी की बोतलें चल रही थी, जब जिनका पाल जी थे और ओवैसी साहब भी थे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आज वह और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के ही सहयोग से वह जेपीसी की पूरी बैठक संभल पाई और हो पाई थी। तो 53 बार जेपीसी की बैठकें हो चुकी हैं। अब भी इनको यह विश्वास नहीं हो रहा कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही। अब समझिए आप, जो अभी जगदम्बिका पाल जी कह रहे थे ओपनिंग आपने जो दिखाया उसमें, कि ये बताइए अब ईदगाहों पे भी अब ये कह रहे हैं, जहां पे कल नमाज हुई परसों, कि आप काली पट्टी लगा के जाओ, तो ये कहां पहुंचा रहे हैं समाज को और क्या कह रहे हैं। जबकि वहीं पर एक अजमेर शरीफ दरगाह है, उसके मौलाना ने वहां पर क्या कहा कि ये जो परिवर्तन है, वक्फ अमेंडमेंट जो बिल है, संशोधन बिल वक्फ का है, इसे लाना चाहिए, इसे करना चाहिए। अब आप सोचिए राहुल भाई, प्रयागराज में एक अंडा बेचने वाले को सपना आता है कि जो महाकुंभ लगा वो पूरी जमीन मेरी है। क्या ऐसी तर्कसंगत बातें हो सकती हैं? तमिलनाडु में एक मंदिर है जो कि नहीं, वैसे कई गांव को लेकर कई चीजों को लेकर हुआ है, कई चीजों को लेकर हुआ, ठीक है। नितेंद्र यादव जी, ये विरोध के लिए विरोध हो रहा है और वोट बैंक के लिए विरोध हो रहा है जी, क्या करें? ये विरोध के लिए विरोध हो रहा है, वोट बैंक के लिए विरोध हो रहा है? नहीं, देखिए ना, वोट बैंक के लिए विरोध हो रहा है ना, विरोध के लिए विरोध हो रहा है। ये बात हो रही है आम देश के भारतीय के हक और अधिकार के लिए। देखिए, कुछ दोनों संप्रदायों में, चाहे वो हिंदू समाज के लोग हों या मुस्लिम समाज के लोग हो, कुछ ऐसे लोग हैं जो जगह जगह सगुफे फेंकते हैं, जो उसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं होता है। जैसे कि अभी तमाम सारी चर्चा आई कि एक अंडा बेचने वाले ने कह दिया कि पूरा प्रयागराज में कुंभ मेला लगा, वो मेरी जमीन थी, किसी ने कह दिया एक गांव हमारा है, किसी ने, तो उसके लिए ही तो डिजिटलीकरण हो गया है। आज डिजिटलीकरण के दौर में हर चीज पारदर्शी होती जा रही है, क्या चीज किसकी है, किस चैनल से आई है, उसके सबके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। तो इस तरीके की बातों से जो हमारे साथी पैनलिस्ट बैठे गुमराह कर रहे हैं, ठीक नहीं है। सब कुछ सरकार के निगरानी में है। अगर कहीं भ्रष्टाचार है तो सरकार की निगरानी तो ठीक है। मैं वही एक मिनट, पीयूष जी, मैं वही कहना चाह रहा हूँ, जब सरकार की निगरानी में है सब कुछ और सरकार इसमें संशोधन करना चाह रही है, तो दिक्कत फिर नहीं होनी चाहिए किसी को। अब ये एक मिनट पीयूष जी, सरकार की निगरानी में है, दिक्कत यही है। यही बात तो संसद की निगरानी में होना चाहिए। इन्होंने किया तब तो कोई 100 करोड़ लोगों को दिक्कत नहीं। जब आप लोग भी तो थे उस टाइम, आप लोगों की भी निगरानी में थी, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। केवल बीजेपी कर रही है इसलिए दिक्कत है, एनडीए कर रही है इसलिए दिक्कत है। नहीं, बीजेपी कर रही इसलिए नहीं दिक्कत, बीजेपी मनमानी कर रही इसलिए दिक्कत है। सरकार की नजर में है इसलिए तो दिक्कत है। संसद की नजर में होना चाहिए। केबी त्रिपाठी जी, मनमानी क्या, संदर्भ क्या है, मनमानी क्या कर रही है? मनमानी ये है कि सरकार के मन से नहीं चीजें होनी चाहिए, संसद के मन से होनी चाहिए। अगर जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत हमारे संविधान में दिया है, जिसमें विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों की शक्तियों में अलगाव है, तो विधायिका अपना काम करेगी ना कि कार्यपालिका अपना काम कर लेगी। यहां कार्यपालिका अपने काम को विधायिका पर थोप रही है और हमारे साथी भाजपा के प्रवक्ता खुलेआम बोल रहे हैं कि सरकार की निगरानी में। दिक्कत तो यही है कि सरकार की निगरानी में नहीं होना चाहिए। सरकार कार्यपालिका है, विधायिका कानून बनाएगी और विधायिका के अनुसार होना चाहिए। और विधायिका ने अपनी जेपीसी बनाई, जिसमें जेपीसी में जो शामिल किए गए सदस्य, उनकी बात नहीं सुनी जा रही। नहीं तो कल तो चर्चा होगी, पूरा देश देखेगा कि क्या बातचीत हो रही है, पूरा देश सुनेगा आपके सवाल, उनके जवाब,
उनके भी सवाल, आप लोगों के जवाब सब देखेगा। राहुल जी आज बहस आप करा रहे हैं। हाँ, मैं तो कह रहा हूं ना, आप देखिए जितनी बैठकें हुई अंदर खाने क्या हुआ सभी ने जाना, सभी ने समझा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सबने देखा। सवाल इस बात को लेकर है कि सरकार का काम ही है कानून बनाना, संशोधन करना। अब सरकार का काम नहीं है, संसद का काम है। सरकार का काम नहीं है, सरकार मतलब कार्यपालिका, विधायिका का काम है कानून बनाना। सांसदों का काम है ये कह सकते हैं, संसद का काम है, विधायिका का काम है। ठीक, सरकार जिसे हम कहते हैं वह कार्यपालिका होती, कार्यपालिका कानून नहीं बनाती, कार्यपालिका एग्जीक्यूशन करती है। जो अधिकारी, देश में दिक्कत यही है। जो अधिकारी होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, कौन से पालिका होते हैं वो? एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका। हाँ, उन्हें भी वही कहते हैं। ठीक है, मंत्री और अधिकारी कार्यपालिका में आते हैं, ठीक, सांसद विधायिका में आते हैं। कानून बनाने का काम विधायिका का है, लेजिस्लेचर का काम है। हाँ, अब लेजिस्लेचर का काम न होकर एग्जीक्यूटिव के निर्णय लागू हो रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं, संसद का जो काम है, संसद अगर संसद के जरिए ये सब तय हो रहा है तो फिर इतना हो हल्ला क्यों हो रहा है? केवल मुसलमान संसद की तरह ही नहीं तय हो रहा है, दिक्कत ही यही है। जेपीसी की बात नहीं मानी जाएगी। संसद की तरह कब तय हुआ है? आप त्रिपाठी जी, केपी त्रिपाठी जी, आप बता दीजिए, जब हिंदू कोड बिल पर चर्चा हो रही थी तब संसद में सुना गया था, फिर उसको अलग अलग करके हिंदू मैरिज एक्ट लाया गया तब सुना गया, उनको पर्सनल लॉ कर दिया गया तब सुना गया। आप बता दीजिए ना कहां सुना गया, कब कब सुना गया, क्या क्या सुना गया, इस संसद ने कब कब क्या क्या किसका किसका सुना? राहुल जी, संसद हमेशा नैतिक मूल्यों, संवैधानिक, तो यानी कि इनके नैतिक मूल्य अपना बेच आए हैं, यही कहना चाह रहे हैं ना? ये नैतिक मूल्यों का यदि पालन करें तो इतनी समस्या ही नहीं है। ओपी जी, नैतिक मूल्यों का पालन केवल कांग्रेस सरकार में हुआ है, सहयोग से चलने वाली यूपीए सरकार में हुआ है। आपकी सरकार में नैतिक मूल्यों का पालन नहीं हो रहा है, ऐसा क्या? ये क्या कर रहे हैं देश में आप लोग? मैं एक बात कहना चाहूँ, ये पूरा देश देख रहा है राहुल जी कि विपक्षी पार्टियों में मुस्लिम तुष्टीकरण की पराकाष्ठा की होड़ मची। नहीं, उसे छोड़ देते हैं ना सर, उसे छोड़ देते हैं। टीएमसी जाए कि कांग्रेस जाए। एक सेकंड, मैं 2-3 तथ्य रखना चाहता हूँ राहुल जी। आप ये बताइए कि भारत का कौन सा नागरिक चाहेगा कि वक्फ बोर्ड की जो 9,04,000 एकड़ भूमि है 78% सरकारी। मैं तो यहाँ सभी दलों से कहना चाहता हूँ, अगर देश धर्मनिरपेक्ष है तो ऐसी चीजें होनी नहीं चाहिए देश में, लेकिन है ना चीजें। अब वो किस तथ्य पर है ये आप लोग समझ रहे हैं। एक सेकंड, ये धार्मिक संस्था तो है नहीं वक्फ बोर्ड, या तो संपत्ति की रख रखाव की प्रबंधन बोर्ड, ये धार्मिक संस्था नहीं है। दूसरी बात, 2019 में इस वक्फ बोर्ड की आय 151 करोड़ थी, 5 साल बाद 2024 में इस वक्फ बोर्ड की आय 31। नहीं, सुना है कि कई जगह आपस में मिली भगत करके कह रहे हैं कि 1 रुपए लीज पर दे दिया, वहां बड़ी बड़ी इमारतें, वहां से बड़ी कमाई होती है, चीजें आती नहीं, गरीब मुसलमानों का कल्याण खूब हो रहा है। केरल में वक्फ बोर्ड ने मुसलमानों की 2200 एकड़ जमीन कौड़ी के भाव में पैसा दे दिया। नहीं, ये देखिए, उनको यही दिक्कत है ना कि ये एक समुदाय विशेष से जुड़ा मामला, उसमें आप लोगों को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उसे और नहीं, उसे और स्ट्रांग बनाइए आप लोग, उसे और स्ट्रांग बनाइए आप लोग। सुनिए, ये बाबा साहब के संविधान पर चलने वाले लोग हैं, छाती पीटने वाले लोग हैं, और कर्नाटक में 4% ठेकेदारी में आरक्षण दे दिया धर्म के आधार पर। कहां संविधान में धर्म का आधार, कहां आधार बताइए, कहां? उनके हिसाब से है तो है, वो तो कहते हैं वक्त की मांग है, पीयूष मिश्रा जी कहते हैं वक्त की मांग है, और ये लगातार विपक्ष कहता है कि बीजेपी हिंदुओं की पार्टी है, इसलिए ये सब कुछ लाया गया है। देखिए, बात यह है कि चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जितनी भी विपक्षी पार्टी है, इनको अपने हाथ से केवल मुस्लिम वोट बैंकों की तुष्टीकरण करनी है, और वो अब इनके हाथ से निकलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो इनको करना कुछ नहीं। अच्छा, 11 सदस्यीय टीम बनेगी, उसमें महिलाएं अगर रहेंगी, महिलाओं को अगर उसमें सहभागिता दिया जा रहा है, तब इनको दिक्कत है। 11 सदस्यीय जो टीम बनेगी। और मैं आपको बताऊं, अयोध्या भी कभी बाबर की राजधानी इस टाइप का हुआ करता था। अयोध्या में हालत यह है कि कई एकड़ वक्फ की जमीनें आज की परिस्थिति में कौड़ियों के भाव पे पड़ी हुई हैं।
अलॉटमेंट कर रखा है 100 साल 50 साल 300 साल से कोई भी देखने झांकने वाला नहीं है। वहां पे अवैध कब्जे किए हुए कई इनके जो धर्म के स्वयंभू ठेकेदार बनते हैं, इनके जो मुस्लिमों के आका बनते हैं, इन्होंने कब्जा जमा के अपना रखा हुआ है। तो दिक्कत उन लोगों को है जिन्होंने अपनी अवैध संपत्तियां वक्फ के नाम पर कब्जा करके रखी हुई हैं। अब इस बिल के आने के बाद उनका ऑडिट होगा और उनको उनका ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कल संसद के पटल पर इस बिल को रखा जाएगा। संशोधन को लेकर कहा जा रहा है कि 8 घंटे चर्चा होगी और यह भी अहम होगा कि किस तरीके से सवाल जवाब होता है। और दूसरी ओर जिस तरीके से इसे लेकर राजनीति हो रही है, क्या ये वोट बैंक की राजनीति है या वाकई वक्त की मांग है कि इस बिल में संशोधन किया जाए।